ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। और अभी की खबरें अब आपको विस्तार से दिखा देते हैं। बिहार के गोपालगंज में बाबा बागेश्वर की 5 दिनों की हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है, लेकिन इसे लेकर बिहार की सियासत में बड़ा घमासान मचा हुआ है। बाबा बागेश्वर को लेकर आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन का एक बड़ा बयान सामने आया है। बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने बयान दिया, बाबा बागेश्वर को किया जाए गिरफ्तार। चुनावी साल में बाबाओं के बिहार दौरे पर लगे रोक, यह कहना मुकेश रोशन का। तो समाज में तनाव फैलाने की यह कोशिश है और यह बीजेपी की चाल है। सीएम ध्यान दें, यह आरजेडी कह रही है। आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन, उन्होंने यह बयान दिया। चुनावी साल में बाबाओं के बिहार दौरे पर रोक लगे, समाज में तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। चुनावी साल में बाबा बागेश्वर बिहार दौरे पर है। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो आवाज है वो बिहार की धरती से उठेगी। हम हिंदुत्व के प्रचारक हैं। देखिए, ये सब बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए और ये सब बाबा जो आते हैं बिहार आकर के जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, सामाजिक एकता भाईचारा को भंग करने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे बाबा को बिहार आने पर रोक लगाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। 2025 के चुनाव से पहले ये सब बाबा लोग, ढोंगी लोग आ जाएगा बिहार, आकर करके बिहार में और तंग और तबाह करने का काम करेगा। आपसी भाईचारा एकता को भंग करने का काम करेगा ये लोग। देखा जा रहा है कि चुनावी साल में धर्म आध्यात्म की जमीन पर जमकर बैटिंग हो रही है। एक तरफ आए हुए हैं बाबा बागेश्वर, श्री श्री रविशंकर भी धरी हैं। देखिए, मोहन भागवत जी आए हुए हैं, रविशंकर जी आए हुए हैं और बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। आखिर सब बाबा का रुख जब जब चुनाव बिहार में होता है, चाहे वो लोकसभा के पहले देख लीजिए, संयोग है कि प्रयोग? अब ये संयोग नहीं है, ये सब प्रयोग किया जा रहा है। ध्रुवीकरण की कोशिश है बीजेपी। आप जब काम नहीं करिएगा तो मंदिर मस्जिद में उलझाने का काम करिएगा, कभी हिंदू मुस्लिम में उलझाने का काम करिएगा। ये सब वोट बैंक की राजनीति करते हैं और ये लोग बिहार के लोगों के आपसी भाईचारा एकता को भंग करने के लिए ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा को बिहार बुला कर करके और जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं। आरजेडी ने बाबा बागेश्वर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का एक बयान सामने आ गया है। आरजेडी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। यह बाबर का नहीं, रघुवर का देश है, यह कहा हरिभूषण ठाकुर ने। यहां सनातन संस्कृति है, हिंदू राष्ट्र की क्रांति बिहार की धरती से ही होगी। हरिभूषण ठाकुर ने यह बातें कही हैं। तो आरजेडी के बयान पर यह देखिए बीजेपी का पलटवार। बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी से। धीरेन्द्र शास्त्री तो सर बिहार आ गए हैं और कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं जिससे जो है अब विवाद हो रहा है। देखिए, यह देश रघुवर का है, बाबर का नहीं है और इस देश की संस्कृति सनातन और हिंदुत्व का है। बाबा ने जो कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज़ बिहार से उठेगी, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे 74 का सत्ता परिवर्तन का आंदोलन हो। विद्यापति की धरती से बिहार में और देश में अनेक क्रांतियां हुई है। हिंदू राष्ट्र की भी क्रांति बिहार से ही होगी। तो बिहार की धरती से ही सर हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठेगी? निश्चित रूप से बिहार के धरती से ही हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठेगी और भारत पुनः एक बार हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन सनातन संस्कृति को क्या राजनीति से जोड़ना चाहिए सर? आरजेडी तो सवाल उठा रही है बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे। देखिए, आरजेडी के जो कभी सहयोग है कि सुनिए ना, आरजेडी के जो कभी आदर्श हुआ करते थे लोहिया जी, उन्हीं का कथन है कि दीर्घकालीन राजनीति धर्म है और अल्पकालीन धर्म राजनीति है। राजनीति को धर्म से कभी नहीं अलग किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की कोई ध्रुवीकरण की कोशिश है? कोई ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है। यह देश 1947 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर बटा। जिनको ये नहीं पसंद था वो चले गए, बाकी ये हिंदू राष्ट्र है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर बिहार के गोपालगंज में ही हैं, जहां उन्होंने कहा है कि हमारे बिहार आने पर कुछ लोगों को आग लगी है। हमारे बिहार आने से जिसे भी दिक्कत है वो जान ले कि हम यहीं जम जाएंगे, यहीं मठ और मकान बनाएंगे।
इसके साथ ही बाबा बागेश्वर ने साफ कहा कि वो किसी पार्टी के प्रचारक नहीं, हिंदुत्व के विचारक हैं। बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगती है, तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। 5 दिन तक हम अभी यहां कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे हम फिर कथा करेंगे, आप हमें और रोकोगे हम यहीं मठ बनाएंगे, आप हमें फिर रोकोगे हम यहां मकान बनाएंगे। हम हमेशा बोलते हैं छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। पार्टी के प्रचारक नहीं, हिंदुत्व के विचारक हैं, ये कह रहे हैं बाबा बागेश्वर। लेकिन देखिए किस तरीके से वहां पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। मेरे सहयोगी शशांक इस वक्त मेरे साथ पटना से जुड़ गए हैं। शशांक ने तमाम पार्टी के नेताओं से बातचीत भी की है और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं शशांक मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बाबा बागेश्वर के आश्रय दोनों तरफ से जमकर राजनीति हो रही है। देखिए, चुनावी साल में बाबा बागेश्वर बिहार दौरे पर आए हैं और टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं और वो बयान दे रहे हैं कि बिहार की धरती से ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज़ उठेगी। बीजेपी समर्थन कर रही है, आरजेडी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अब ये सब किसका कोई प्रयोग है या संयोग है, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन आरजेडी साफ तौर से कह रही है कि इन सब के जरिए बीजेपी बिहार में चुनाव है ध्रुवीकरण की रणनीति पर काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, चुनावी साल में बिहार में धर्म और आध्यात्म की ज़मीन पर धुआंधार बैटिंग हो रही है। आरजेडी तो साफ तौर से कह रही है कि एक तरफ श्री रविशंकर बिहार में है, एक तरफ बाबा बागेश्वर हैं, मोहन भागवत भी आ गए हैं, लेकिन कुछ भी बीजेपी करे आएंगे तो तेजस्वी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी हमने बाबा बागेश्वर के बयान पर जदयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार से बात करने की कोशिश की। नीतीश के बेहद करीबी मंत्री हैं, महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है उस पर तो उन्होंने कहा, लेकिन बाबा बागेश्वर पर उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। तो इस मुद्दे से जदयू जो है खुद को बिल्कुल साइड कर ली है। जी अखिलेश। शशांक, जेडीयू तो साइड कर रही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के विधायक, आपसे ही उनकी बातचीत हो रही थी, खुलकर इस पर बयान दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार में चुनाव को लेकर एक बड़ा एजेंडा यहीं से सेट किया जा रहा है। बिल्कुल, एक तो औरंगजेब का मुद्दा बीजेपी को बिहार में मिल गया है। कल इसी मुद्दे पर बीजेपी जदयू आमने सामने थी। वहीं अब बाबा बागेश्वर बिहार आए हैं, जिस तरह के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी इसी तरह की भाषा बोलती है यहाँ पे जो उसके कुछ फायर ब्रांड नेता हैं। तो बागेश्वर के समर्थन में तो बीजेपी जमकर जो है यहाँ बैटिंग कर रही है, उसको तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। लेकिन बाबा बागेश्वर बार बार कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन उनका जो बयान आ रहा है जिस तरह से कि मैं हिंदुत्व का प्रचारक हूँ, हिंदुओं के लिए जीऊँगा, हिंदुओं के लिए मरूंगा, मुझे अगर बिहार आने से रोका जाएगा तो मैं यहीं अपना मकान बना लूंगा, यहीं अपना मठ बना लूंगा। तो बाबा बागेश्वर भी बयानबाजी में कहीं पीछे नहीं है और जो दौरा है वो चुनावी साल में है। तो आरजेडी ये भी कह रही है कि बाबाओं के दौरे पर बिहार में रोक लगे, सीएम नीतीश इस पर ध्यान दें। तो अब नीतीश क्या कुछ इस पर कहते हैं ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी को चुनावी साल में बिहार में एक के बाद एक बड़े बड़े एजेंडे जो है हाथ लगते जा रहे हैं। जी अखिलेश। ठीक है शशांक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। बिहार में करीब 6 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। हर पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटी है। कल महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई। इसी बैठक से सूत्रों के हवाले से जो एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो मैं आपको बता दूं। इस बैठक में आरजेडी की ओर से साफ कर दिया गया कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। चुनाव से संबंधित मुद्दों पर आरजेडी का नेतृत्व, कांग्रेस का आला कमान उससे बातचीत करेगा। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने कांग्रेस के नेताओं को सीएम चेहरे को लेकर बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है। तय यह भी हुआ है कि समय पर सीटों का बंटवारा हो जाएगा। आरजेडी ने कहा है कि सीट बंटवारे में सभी सहयोगी दलों का उचित सम्मान किया जाएगा। तो समय पर सीटों का बंटवारा होगा, लेकिन सीएम वाले मसले को लेकर कहा गया है कि बहुत सावधानी के साथ इस पर बयान दिया जाए। तो बिहार में महागठबंधन विधायक दल की बैठक से एक बड़ी खबर आपको बता दें। आरजेडी ने कहा कि तेजस्वी ही सीएम चेहरा है। महागठबंधन विधायक दल की बैठक बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई थी। बैठक के बाद जब तेजस्वी बाहर निकले तो उन्होंने कहा यह तय हुआ है कि किन मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाएगा। नौजवानों की, महिलाओं की, गरीबी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की मुद्दे को सदन में मजबूती ढंग से हम लोग उठाने का काम करेंगे। जितने छात्रों के साथ, बीपीएससी छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनकी बात को भी हम लोग उठाएंगे। और सभी लोग आए थे, सब लोगों से बातचीत हुई है और बजट सेशन है। इसके बाद तो
अब हर विभाग वाइज जो है चर्चाएं होंगी। सवाल यह भी है कि क्या महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर, चुनाव से पहले सीएम फेस को लेकर कोई किसी तरीके का पेंच फंस सकता है। और अब बात दिल्ली की करेंगे, जहां सड़कों के नाम को लेकर एक नया विवाद शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में कई नेताओं को नया सरकारी आवास आवंटित किया गया। मंत्री और सांसद अपने नए आवास में प्रवेश कर रहे हैं और इसे लेकर दो नाम अब चर्चा में हैं। पहला राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का, और वजह है आवास पर लगा नेम प्लेट। और दूसरा नाम है लोकसभा के सांसद कृष्णपाल सिंह गुर्जर का। इन दोनों ही नेताओं ने नए आवास के आवंटन के बाद नेम प्लेट किस तरीके से बदलवाया और उस पर क्या लिखवाया, वो जरा गौर फरमाइए आप। दोनों ही आवास में अब तुगलक लेन छोटे अक्षरों में लिखा गया है, जबकि स्वामी विवेकानंद मार्ग बड़े अक्षरों में लिखा गया। यह तस्वीर सांसद दिनेश शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की और इसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या तुगलक लेन का नाम बदल गया है। तो जवाब है नहीं, तुगलक लेन का नाम नहीं बदला गया है, लेकिन जो उनके नेम प्लेट्स हैं, जो तख्तियां वहां पर लगी हुई आवास के बाहर, वहां पर नाम अलग लिखा गया। नेम प्लेट को लेकर बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। आसपास के बंगलों में भी यही नाम लिखा है, सुविधा के लिए दोनों नाम लिखवाए गए। मैंने सड़क का नाम नहीं बदला है, मुझे अपने अधिकारों की जानकारी है। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूँ कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का। पहले से जो पड़ोस के बंगले थे उनमें जो नाम लिखा था, मैं समझता हूँ कि सामान्य प्रक्रिया में पेंटर ने वही नाम लिख दिया होगा। तो उसका मतलब नहीं कि मैंने कोई स्थान का परिवर्तन कर दिया। तो पड़ोस के बंगलों पर यही नाम लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने भी वो नाम लिख लिया, ये तर्क दिया जा रहा है। वहीं सरकारी आवास में नेम प्लेट पर सड़क के नाम बदले जाने को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार है और ऐसे नामों को बदलने का सही समय आ गया है। केशव मौर्य कह रहे हैं ये। दिनेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने या अथवा किसी और नेता ने तुगलक रोड का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मार्ग लिखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तुष्टीकरण करने वाली नहीं है। तो इस कदम का स्वागत। तो अब तुष्टीकरण करने वाली सरकार नहीं है और इस कदम का मैं स्वागत करता हूं। केशव मौर्य को आपने सुना। एक बार फिर से वो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये जो दोनों आवास पर नाम बदले गए हैं, वहां का पता बदला गया है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आप देखेंगे दिनेश शर्मा का जो आवास है या फिर कृष्णपाल गुर्जर का आवास, वहां पर देखिए स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ है। यानी जो नाम है इन नेताओं के, उसके नीचे हाउस नंबर जो लिखा रहता है, यानी जो संख्या है वहां की उस कोठी की, वो लिखा हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो सड़क का नाम है वहां स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ है। हालांकि ब्रैकेट में छोटे में नीचे जरूर लिखा हुआ है तुगलक लेन। अब इसी को लेकर यह विवाद खड़ा हो रहा है। तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग। और अब बात कर लेते हैं औरंगजेब पर छिड़े संग्राम की। पूरे देश में जारी विवाद के बीच बीती रात दिल्ली में मुगल शासकों के नाम वाले मार्गों पर जो बोर्ड्स लगे हुए थे उन पर कालिख पोत दी गई। देखिए तस्वीर जरा, ये बीती रात की तस्वीर है। कुछ युवकों ने अकबर रोड लिखे एक साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी। अकबर रोड का नाम बदलने की मांग की गई, नारेबाजी की गई। जिन लोगों ने बीती रात हंगामा किया उनका दावा यह भी है कि उन्होंने पिछले महीने 22 फरवरी को भी मुगलों के नाम वाले साइन बोर्ड्स पर कालिख पोती थी, लेकिन फिर भी चूंकि नाम नहीं बदले गए इसलिए ऐसा किया इन्होंने। तो अकबर रोड का नाम छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग करने की मांग की गई है।
हम फिलहाल मौजूद हैं अकबर रोड पर, लेकिन तस्वीरें क्या हैं, जो बोर्ड जो रास्ता दिखाता है अकबर रोड का, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर कालिख जो है वो पोत दी गई है। जिन लोगों ने इतना भाई जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे सूरवीर थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी इस मातृभूमि के लिए, इस धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ी, और जिन लुटेरों ने लूटा, उनका नाम क्यों रहना चाहिए यहाँ पे, क्यों उनके रोडों से मार्ग होना चाहिए। और पिछली बार जो हमने करा था ना, उसमें जो पिछली बार भी हमने कालिख पोती थी, पिछली बार भी फिर यही बात कह रहे हैं कि भाई आप सरकार से हाथ जोड़ के हम यही मोदी जी से या अमित शाह जी से और माननीय हमारी रेखा जो मुख्यमंत्री जी हमारी, उनसे यही हमारी एक प्रार्थना है कि भाई आप इन बोर्डों का नाम चेंज कर दीजिए। आप यहाँ पे छत्रपति शिवाजी मार्ग, छत्रपति संभाजी मार्ग, महाराणा प्रताप मार्ग कुछ भी लगाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। लेकिन जब तक आप लोगों ने कालिख पोती, फिर वहाँ पे पोस्टर लगाया, फिर वहाँ से आप लोग भाग भी गए। मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है, भागने वाला काम नहीं हमने कभी करेंगे, भगोड़े हम है नहीं, कट्टर हिंदू कट्टर सनातनी है। वहाँ से बंगाली चौक गए, वहाँ जाकर हमने दूसरा पोस्टर लगाया, वहाँ पे भागने वाला हमने कोई काम नहीं करा ना, हमने कभी आज तक भागे। और भागे क्यों, अपने देश में रहना है, कोई हम क्या कर रहे हैं भाई, कोई मर्डर थोड़ी कर रहे हैं। अकबर नाम में क्या दिक्कत है, क्यों बदलना चाहिए? अकबर नाम दिक्कत क्यों नहीं, ये तो बताइए। क्या अत्याचार किया? आप मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से धर्मांतरण करवाया, जिस तरीके से इज्जतें लूटी गई, जिस तरीके भाई जो आज हमारे अपने जो आज हमारा विरोध करते हैं, वो भी जो कन्वर्टेड कराए, वो लोग कहाँ से आ गए फिर वो। ये तो साइन बोर्ड पर कालिख पोतने की बात हुई। उधर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने घर की नेम प्लेट बदली है। इस पर उन्होंने क्या कहा, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको सुनवा देते हैं। सही बात है कि ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन देश के लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद के प्रति, हम खुद उनको आदर्श मानते हैं। तो ये हमारी आस्था है कि हम अपने घर के सामने के रास्ते को स्वामी विवेकानंद का रास्ता। सर क्या इस देश में बहुत चीजें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हो रही, तो इसलिए पुरानी व्यवस्थाएं चलेंगी, लेकिन हम अपने आदर्श महापुरुषों को अगर भूल जाएंगे तो भी तो अनुचित होगा। और हम सब मिलकर बातचीत करेंगे कि भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इस लेन को कराया जाए। दिल्ली में तुगलक लेन पर विवाद जारी है, तो महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर लड़ाई जारी है। और इसी मुद्दे पर अब समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी से खास बातचीत की है मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर ने। महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त एक ऐसे राजनेता की वजह से गर्मा गई है जो हमेशा विवादों में रहे। मैं बात कर रहा हूं अबू आजमी जी की, जो मेरे साथ मौजूद हैं। आजमी साहब, आप हमेशा विवादों में रहते हैं, कोई बयान दे देते हैं जिससे विवाद आ जाता है, फिर आपके पीछे लोग लग जाते हैं, चाहे वो 2009 में MNS की बात हो या उसके बाद अब 2024-25 की बात हम कर रहे हैं। यानी 16-17 साल से महाराष्ट्र की विधानसभा सत्र में आप हमेशा एक केंद्र बिंदु बने रहे विवादित बयान देकर। देखिए ऐसा है मैंने कभी भी आज तक कोई विवादित बयान नहीं दिया, सांच को आँच किया, मैं सच्चाई बात करता हूँ। अगर 2009 में मैं असेंबली में गया, उसके पहले मैं 2008 में पार्लियामेंट से वापस आया था। मैंने स्पीकर से पूछा कि साहब मुझे शपथ लेना है, मैं किस लैंग्वेज में ले सकता हूँ। उनका भारतवर्ष की किसी लैंग्वेज में भी आप ले सकते हैं। मैं हिंदी अच्छी तरह बोल सकता हूँ और यूपी से पढ़ा हूँ, तो मैंने कहा हिंदी में बोलूँगा। उन्होंने कहा हिंदी में बोलने नहीं देंगे, लोगों ने सुना मराठी, ये अपना MNS के लोगों ने। तो ये विवादित क्या हो गया। अभी जो बात है, अभी जो विवाद आप कह रहे हैं, ये मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कोई यहाँ पे जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कोई बात करना, या मैंने कोई शुरू नहीं किया। मैं तो असेंबली से निकला 3 तारीख को, असेंबली ख़त्म हुई, बाहर जा रहा था, मेरी गाड़ी पार्क थी, बाहर जा रहा था, तो जल्दी से कुछ भाग के लोगों ने, अरे भाई वहाँ पे जो है देवबंद में वहाँ मौलाना ने फतवा दे दिया कि बच्चों को जो है मोबाइल नहीं देना चाहिए। उस पर बात शुरू हुई। फिर कहा कि जो है आसाम के चीफ मिनिस्टर ने जो है राहुल गांधी जी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया है। तो बोला क्या बेवकूफ़ी है यार, औरंगजेब रहमतुल्लाह ने अच्छा काम किया, देश का GDP बहुत अच्छा था उस ज़माने में, और जो है देश की सरहद जो थी अफ़गानिस्तान और बर्मा तक थी, सोने की चिड़िया देश था। यही से बात शुरू हुई, आगे थोड़ा बातें और हुई। मैंने किसी महापुरुष के बारे में कोई एक गलत बात नहीं किया। और जितनी चीज़ें, अच्छा मैं तो उस ज़माने में पैदा नहीं हुआ था, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ। हमने हिस्टोरियन की जो किताबें पढ़ी हैं, जो हम स्पीचेस सुनते हैं, इन स्पीचेस इन सुनने के बाद जो आज है मोबाइल में जो चीज़ें हैं दर्ज हैं, इन चीज़ों को देख के मैंने बयान दिया। आपको तो जेल भेजने की तैयारी चल रही है अभी। आपको तो CM साहब कह रहे हैं कि 100% कार्रवाई होगी। मराठा समाज आक्रामक है, शिंदे साहब वहाँ आक्रामक हैं, सभी आक्रामक है। कहते हैं कि हमारे महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज जी, छत्रपति संभाजी महाराज जी का अपमान किया गया ये कहकर।
देखिए ऐसा है, मैं छत्रपति शिवाजी छत्रपति शंबा महाराज का अपमान सोच भी नहीं सकता हूँ। मैंने तो असेंबली में बार बार ये मांग किया है, मुख्यमंत्री से मिलकर पर्सनल 5 बार मैंने बोला है कि सर कोई भी आदमी उठता है महापुरुषों के बारे में गलत बयान दे देता है, उनको अपमानित कर देता है, एक कानून बनाइए जिसमें कम से कम 10 साल सजा होना चाहिए और मैं महापुरुषों का अपमान करूंगा। अरे भाई मैं तो वो चीज़ें बोल रहा हूँ ना कि जो चीज़ें आज रिकॉर्ड पे मौजूद हैं उन चीज़ों मैंने बोला है। मुझे क्या मालूम कि इससे बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा और इससे अच्छा जो लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज की या जो औरंगजेब की लड़ाई जो थी, ये कोई धार्मिक लड़ाई तो थी नहीं, ये तो लड़ाई जो है सत्ता की लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, संपत्ति की लड़ाई थी। तो इसमें धर्म को लाने की क्या जरूरत है? समाज एक इसके खिलाफ है। समाज कह रहा है कि हमारे छत्रपति को याचना दी, उन पर अत्याचार किया, तो उसको वो बात आप क्यों नहीं कहते? आप पिक एंड चूज करके बोलते हैं। मैं पूछूं जो मैंने बोला है वो ऑन रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड से निकाला क्यों नहीं जाता? जिन हिस्टोरियन ने तारीफ लिखा है उनके ऊपर केस क्यों नहीं किया जाता कि साहब दूसरा दुखी है, आप कैसे तारीफ कर सकते हैं? उनके ऊपर केस हुआ क्या? उन किताबों पर बैंड लगा क्या? अगर लग जाता तो मेरी हिम्मत थी क्या बोलने की? अगर आप इनजस्टिस की बात कर रहे हैं, आप आपकी तुलना करते हैं सोलापुरकर और कोरटकर से, वो तुलना नहीं कर रहा हूं। तो आप कर रहे हैं ना तुलना की, मतलब आप मानते हैं कि उन्होंने गलत बोला तो आपने भी गलत बोला। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैंने गलत नहीं बोला, मैंने गलत बोला नहीं है, उन्होंने गलत बोला है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मेरे पे एफआईआर गलत हुआ है और जिन्होंने बोला उस पर एफआईआर नहीं हुआ वो नहीं जल जा रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूं, ये क्या है? बीजेपी को अपने इलेक्शन में ज्यादा वोट कैसे मिले वही अच्छा लगता है और वही चीजें करते हैं, चाहे कानून में बैठे या ना बैठे। अखिलेश यादव ने आपका बीच बचाव करने की कोशिश की, तो उद्धव ठाकरे ने तो कह दिया कि उनको चाहिए तो उनको वहां से चुनाव लड़ाइए और वहां से जिताइए। बेचारे परेशान है, बहुत परेशान है बेचारे। उनका आजकल कोई सुनने वाला नहीं कि उनकी कोई जगह बची नहीं है। वो पहले ए टीम थे, बीजेपी के साथ थे, उनको हट गए वो, अब 0 हो गए। और मुझे अगर ए टीम बी टीम कहते हैं ना तो देख लेना थोड़े दिनों के बाद शायद वो खुद ए टीम में शामिल हो जाए। औरंगजेब की जो बातें इतिहास में ही दर्ज हैं, भाई पुरानी बातें तो वो आप क्यों नहीं कहते? वो सब पुरानी बातें मुझे क्या लेना देना? मैंने जो देखा था सामने कहा, मैंने कुछ जानबूझ कोई ऐसी चीज नहीं किया है। संभाजी महाराज की जय जयकार हमेशा करता हूं मैं हमेशा जो है अपने हर साल मैं जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पर जाकर फूल चढ़ाता हूं। आपको मैं दिखा दूं, मेरे पास 10 उसके फोटो पड़े हुए हैं। मैं ये कोई डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं हाउस में खड़े होकर बोलता हूं कि आप लोग जो सरकार खड़ी होकर बोलती है ना कि हमारा महाराष्ट्र सरकार जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के वसूलों पर चलती है, उनके बताए रास्ते पर चलती है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं चलते आप लोग। अब आपके खिलाफ आप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सरकार के हाथ में जो कुछ सरकार कर सकती है, गिरफ्तार करना गिरफ्तार कर ले, जेल चला जाऊंगा, जब जमानत हो गई वापस आ जाऊंगा, नहीं गिरफ्तार करेगा तो काम करूंगा, जैसा होगा देखता हूँ क्या होता है। लेकिन आपका एमएलए सस्पेंशन के अलावा रिवोक, उसको खारिज करने का तो मैं सोशल वर्कर बन के काम करूंगा, नहीं लड़ूंगा इलेक्शन आगे, सोशल वर्कर बन के काम करूंगा, लेकिन लोगों की सेवा करने का काम हमेशा करूंगा। क्या आपने शिंदे साहब को भी कुछ डिफेमेशन कुछ भेजा है? कुछ खबरें आ रही हैं ऐसी। मेरी हिम्मत है क्या उनको डिफेमेशन भेजूंगा? इतना गुस्से में बोल रहे थे उस दिन। मैं देखा, मैंने सारे महाराष्ट्र के लोग ढूंढ रहे मुझे मारने के लिए। वो कह रहे हैं कि ये जो एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। अब इसमें देशद्रोह तक चला गया मामला, तो उनके राज में मुझे रहना है भाई, मैं क्या करूंगा? कहाँ कुछ कर रहा हूँ उनके खिलाफ। आपसे आखिरी सवाल ये पूछता हूँ, ये मामला यहीं रुक सकता है अगर आप औरंगजेब की जो गलत चीजें हैं उसको माने और कहें कि औरंगजेब ने याचना की थी छत्रपति संभाजी महाराज? ऐसा है ना कि मैं हर आदमी की जो गलत चीज़ें बिल्कुल मानता हूँ, जो सही चीज़ मानता हूँ। मैंने उस दिन वही बोला है चीज़ें जो सामने मेरी थी, बातें जो हिस्ट्रियों ने लिखा वही बोला मैंने। इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोल सकता। आपने से माफी मांगी उस जो हुआ था उसके लिए? माफी कैसे मांगू? कोई आपने माफी मांगी ना कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो? मैंने ये कहा कि मेरी बात से अगर किसी को कुछ भी तकलीफ पहुंची है, ठेस पहुंची है, तो मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। माफी नहीं मांगते? स्टेटमेंट वापस लेना मतलब क्या हो गया? मेरी वो बात ही समझिए खत्म हो गई। मैंने स्टेटमेंट वापस ले लिया तो अगर मैंने जानबूझ के कोई गलती की होती तो मैं कान पकड़ उट्टी बैठे कर लेता। तो अबू आजमी का यह खास इंटरव्यू एबीपी न्यूज पर आपने देखा और मेरे साथ मुंबई से अब वैभव परब हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। वैभव, अबू आजमी की तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं, एबीपी न्यूज से उन्होंने बात भी की, उसमें भी विस्तार से इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे। फिर भी क्या यह मसला शांत होता हुआ वहां पर नजर आ रहा है या आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में उसको लेकर हलचल है?
जी बिल्कुल हलचल तो रहेगी, क्योंकि जब तक अबू आज़मी जी ये विधान भवन के सदन में आकर छत्रपति संभाजी महाराज की माफ़ी नहीं मांगते तब तक ये मामला है ये चलते रहेगा। अखिलेश, मैं आपको एक बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। अबू आज़मी जी जो बात कर रहे हैं वो सदन के बाहर कर रहे हैं, सभी मीडिया को प्रतिक्रिया सदन के बाहर दे रहे हैं, लेकिन वो सदन में नहीं आ रहे। एक विधायक होने के नाते अबू आज़मी जी को इस सदन में आना चाहिए, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में आके अबू आज़मी अपनी बातें रख सकते हैं, बजट की बातें कर सकते हैं। बजट के लेकर कई सारी चर्चा यहाँ पे हो रही है, लेकिन अबू आज़मी जिस दिन से औरंगजेब की तारीफ की है उस दिन से आज तक यानी पूरे 5 दिन हो गए। सोमवार को उन्होंने ये बयान दिया था, लेकिन आज शुक्रवार है, अभी तक अबू आज़मी जी इस सदन में नहीं आए हैं। तो लोगों को इंतजार है और यहाँ के विधायक है उनको भी इंतजार है कि अबू आज़मी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो, निलंबन तो किया गया है। उन्होंने ये बात भी कही है कि राहुल नार्वेकर के पास जाके मैं अपनी अर्जी रखूंगा, चिट्ठी लिखूंगा और मैं उनको बोलूंगा कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। जैसे अपने एबीपी न्यूज़ के संवाददाता गणेश ठाकुर जैसे बात कर रहे थे, माफ़ी मांगने का सवाल नहीं आता, क्योंकि जो बयान किया है वो मैंने लिखित स्वरूप से किया है। तो वही भाजपा के नेताओं को, शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं को यही चाहिए कि अबू आज़मी जी यहाँ पे आए और सबके सामने माफ़ी मांगे, लेकिन ये हो नहीं रहा है। इसके लिए अब गिरफ्तारी का जो मामला है, जो सदन में देवेंद्र फडणवीस ने बात रखी थी, क्या वो सच में गिरफ्तारी होगी? क्योंकि 2 दिन हो चुके इस बयान को लेकर, लेकिन अभी तक कोई मामला नहीं है। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज तो हो रही है, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसको लेकर विपक्ष बार बार लगातार ये आरोप कर रहा है, ये सब दिखावा है, जो पहले दिन से ये आरोप कर रहा था। रोहित पवार हो, जितेंद्र आव्हाड हो या आदित्य ठाकरे हो, ये सभी यही बोल रहे हैं कि अबू आज़मी जी को बचाने के लिए ये सब बातें कही गई है, लेकिन अबू आज़मी जी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, ये भी सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्योंकि निलंबन तो किया गया है, लेकिन निलंबन पर उनकी प्रतिक्रिया, उनकी तरफ से कोई चिट्ठी यहाँ पे नहीं मिल रही है। इसका मतलब है ये भाजपा और अबू आज़मी जी की मिलावट है, और यही आरोप लगातार विपक्ष कर रहा है। अखिलेश, ठीक है वैभव, इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा खबर पर। जैसे ही कुछ और अपडेट होगा दोबारा आपका रुख मैं करूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में आईएफएस जितेंद्र रावत ने आत्महत्या कर ली है। चाणक्यपुरी में बिल्डिंग से कूदकर उन्होंने जान दे दी। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट हालांकि अब तक नहीं मिला है। अब तक की जानकारी के मुताबिक डिप्रेशन में थे जितेंद्र रावत, इलाज भी चल रहा था उनका। आईएफएस की पत्नी, 2 बच्चे देहरादून में रहते हैं। मनोज वर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। मनोज, कुछ और पता चल पाया है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 6 बजे करीब की ये घटना है, जब पुलिस को जानकारी मिली कि जितेंद्र रावत नाम के एक आईएफएस अधिकारी हैं, वो एमए की रेजिडेंशियल सोसाइटी है चाणक्यपुरी में, वहां पर रहते हैं। वहां से वो फर्स्ट फ्लोर से कूद गए हैं। उसके बाद वो कूद गए हैं वहां से, और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार वो क्यों कूदे, खुदकुशी क्यों की है। पत्नी उनकी देहरादून में रहती है, 2 बच्चे भी देहरादून में रहते हैं, और उनकी जो माँ थी उस वक्त घर में अकेली। ठीक है मनोज, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। तो डिप्रेशन में थे जितेंद्र रावत और उनका इलाज भी चल रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।